नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की होगी और सबसे पहले बात देहरादून में होने वाले उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की करते हैं। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 8 दिसंबर को देहरादून में उद्घाटन होगा। इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री के हाथों होगी। वहीं पीएम मोदी का कार्यक्रम तय हो चुका है। सुबह 10 बजे पीएम मोदी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर सीएम धामी उनका स्वागत करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी होंगे और इसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से आईएमए हेलीपैड पहुंचेंगे और फिर वहां से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। 9 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्वेस्टर्स समिट के समापन में शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन सिलक्यारा टनल में मिली सफलता और फिर 3 राज्यों में जबरदस्त चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी 8 दिसंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। मौका है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का, लिहाजा प्रधानमंत्री के ग्रैंड वेलकम की तैयारी चल रही है। आठ दिसंबर का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है, तो खुद बीजेपी संगठन और सरकार के लिए भी यह दिन खास रहने वाला है। इस दिन प्रधानमंत्री 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। सरकार का दावा है कि समिट से पहले वो करीब 40,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग कर चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमें समिट से बहुत उम्मीदें हैं। ये समिट उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हमारी समिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें इसमें पूरा मार्गदर्शन है और उन्होंने ही जो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू किया था, उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड 8 तारीख को इनागुरल फंक्शन होगा। उसके साथ साथ उसी दिन आफ्टरनून से हमारे सेक्टोरल सेशंस और B2G मीटिंग्स भी शुरू होगा। एग्जीबिशन एरिया अलग से बनाया हुआ है और 9 तारीख को हमारी वैलिडिक्टरी फंक्शन होगा। विस्तृत रूप से हमने तैयारी किया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सहमति पत्र आ गया है और उनके प्रोग्राम निर्धारित हो गया है। दूसरी ओर बीजेपी संगठन भी पीएम के ग्रैंड वेलकम की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री 8 दिसंबर की सुबह 10 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और फिर आईएमए हेलीपैड पर लैंड करेंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री और आईएमए हेलीपैड पर सभी सांसद, मंत्री पीएम का स्वागत करेंगे। आईएमए से कार्यक्रम स्थल एफआरआई तक परंपरागत पोशाक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पीएम का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के स्वागत के समय जॉलीग्रांट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे। उसके पश्चात आईएमए में वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। वहां पर भी प्रदेश राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री, माननीय सांसदगण, पूर्व मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे। ग्लोबल समिट में सबसे पहले सिलक्यारा टनल ऑपरेशन के लिए मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट और पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करेंगे। जबकि 9 दिसंबर को समिट के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके लिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर एफआरआई तक सड़कों से लेकर शहर को सजाया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। इधर देहरादून में आज उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ। इन्वेस्टर्स समिट से पहले एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। एनर्जी कॉन्क्लेव में पावर सेक्टर से जुड़े विभाग और उद्योगपति शामिल हुए। अभी तक एनर्जी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं और आज इस एनर्जी कॉन्क्लेव के दौरान 40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। यहाँ पर अपनी भविष्य की जो योजनाएं हैं उनके लिए यहाँ पर करार भी किए हैं। उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बड़ा करार यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपए का जो करार हुआ है, एक बड़ी राशि है और
बड़ी संभावनाएं हैं। देखिए 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पर आयोजित हो रही है और उसके उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में रहने वाले हैं। वह भी एक हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी और आगे के लिए ऊर्जा और काम करने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी उनके माध्यम से लगातार होता रहा है। द लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा था जो सिद्धबली मंदिर में इन दिनों चल रहे मेले का है। मेले में चल रहे जागर में एक युवक नाच रहा है। बताया गया था कि युवक देवता अवतरित होने का स्वांग कर रहा था, जिस पर विधायक जी को गुस्सा आया और फिर विधायक के समर्थक कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई कर दी। वहीं सिद्धबली मंदिर की उसी घटना का एक और नया वीडियो सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं कि युवक काफी देर तक खुद पर देवता होने का दावा कर रहा था। इस दौरान दूसरे शख्स पर कई थप्पड़ जड़ देता है, लेकिन उसके बाद थप्पड़ खाने वाला और थप्पड़ मारने वाला दोनों ही नाचने लगते हैं। इसी के कुछ देर बाद एक दूसरे युवक को भी वो थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और दूसरा उसकी शर्ट उतार देता है। जबकि लगातार उसको थप्पड़ मारे जाते हैं कि तभी एक महिला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता, जिसके बाद खुद विधायक और सिद्धबली मंदिर के महंत दिलीप रावत उठते हैं और थप्पड़ मार रहे युवक को रोकते हैं, जिसके बाद थप्पड़ मार रहे युवक और विधायक के समर्थकों में मारपीट हो जाती है। विधायक दिलीप रावत का परिवहन विभाग के अधिकारी के साथ विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले को मुद्दा बनाते हुए विधायक पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए। एआरटीओ कोटद्वार निखिल शर्मा का कहना है कि विधायक की ओर से विभाग को अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलती है तो जांच भी करवाई जाएगी। देखिए, ये बेहद ही अभद्रपूर्ण व्यवहार है और जब एक जनप्रतिनिधि जो खुद को महंत कहते हो, तो मैं सोचती हूँ उनकी पद की उस गरिमा को भी ये शर्मसार करता है। और जिस तरीके से वो सफाई दे रहे हैं कि ये बदतमीजी इसलिए हो गई कि जो अधिकारी जो था वो अवैध वसूली कर रहा था, तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है आज भाजपा की सरकार पर। देखिए, अभी जो ये मामला मेरे भी संज्ञान में आया था, तो इसमें जो भी एक प्रिलिमिनरी जो एक पक्ष हमारा यही कह रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन के यूज़ पे एक चालान हुआ था और उस चालान पे कुछ विवाद हो गया था। देखिए, मेरे पास तो अभी तक कोई लिखित तरीके से कोई इस तरह से शिकायत नहीं आई है और अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। उत्तरकाशी में संगमचट्टी क्षेत्र के भंकोली गांव में लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में एसआईटी की टीम ने जांच शुरू कर दी है। 4 सदस्यीय टीम कफलौं गांव के होमस्टे पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया, बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही टीम ने गवाहों के बयान भी दर्ज किए हैं। आपको बता दें, संगमचट्टी के एक रिजॉर्ट नुमा होमस्टे में लड़की का शव फंदे से लटका मिला था। परिवार वालों ने हत्या की बात कही और फिर होमस्टे मालिक और कुक पर केस दर्ज करवाया है। और अब बात बदलते मौसम की। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट है, जहां हल्की बारिश और ऊंचाई वाले जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। मैदानी जिलों में घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी बन सकता है। वहीं कई पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिलाराम चौक पर बनाए गए 100 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का ध्वजारोहण कर लोकार्पण किया। ये ध्वज स्मारक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मंत्री सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, विधायक खजान दास भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहर के मुख्य मार्ग पर बनाया गया ध्वज स्मारक सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा। राष्ट्रभक्ति और मजबूत होगी।
अगर आप बीजेपी के वोटर हैं तो अब आपके घर पार्टी की तरफ से कुछ मोटी मोटी किताबें भेजी जा सकती हैं। आखिर क्यों आएंगी आपके घर ये किताबें, देखिए ये रिपोर्ट। लगातार जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साह में हैं, लेकिन उस उत्साह को बरकरार रखने के लिए बीजेपी अब किताबों का सहारा ले रही है। बीजेपी अब इन किताबों के सहारे संघ, एबीवीपी और पार्टी के इतिहास को जनता के बीच ले जाने की तैयारी है, ताकि पार्टी के संघर्ष की कहानी आम लोगों और नए कार्यकर्ताओं तक पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको समझने और देखने और पढ़ने के लिए जो है कि उस लिटरेचर को लोग मांगते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं समाज के अंदर, किस तरह से हम समाज के बीच में जो है कि लोगों के बीच में काम करते हैं एक राजनीतिक दल। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मानते हैं कि कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए पार्टी इन सब आइडियाज पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल होने के नाते लगातार जनता में बने रहना और हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और जो लाभार्थी योजना उनके लिए चला रही है उन तक पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहीं मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। जाहिर है लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। बीजेपी की कोशिश गंभीर साहित्य के जरिए जनता के दिल में उतरने की है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर जागेश्वर धाम में पीएम मोदी के आने के बाद पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। अब तो पुरातत्व विभाग मंदिर को और भी सुंदर और भव्य बनाने की तैयारी में है। जागेश्वर धाम भारत के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी जागेश्वर धाम का जिक्र है। जागेश्वर धाम छोटे बड़े 125 मंदिरों का समूह है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक इन मंदिरों के निर्माण की अवधि को 3 कालों में बांटा जा सकता है। कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल और चंद्रकाल। मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने 7वीं शताब्दी से शुरू करवाया और माना जा रहा है कि आसपास के पत्थरों से ही मंदिर का निर्माण किया गया होगा। अब पुरातत्व विभाग जहां से मंदिरों के निर्माण के लिए पत्थर निकाले गए हैं, उन पत्थरों का अध्ययन कर रहा है। अधिकतम संभावना इस बात की है कि ये लोकल पत्थर इस्तेमाल किया गया है। तो हम देखना चाहते थे सोर्स कहाँ है। तो इसमें जो चट्टानें मिल रही बेडरॉक में, इसकी संभावना बनती है कि हो सकता है इसमें से। जागेश्वर धाम के सारे मंदिर केदारनाथ शैली में बने हुए हैं। मंदिरों का निर्माण पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। बर्फानी आंचल पर बसे कुमाऊं के सासी राजाओं ने अपनी अनूठी कृतियों से देवदार के घने जंगलों के बीच इन मंदिरों का निर्माण कराया था। मंदिरों के दरवाजे की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। मंदिर के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। दर्शन के बाद यह पता चलेगा कि इस मंदिर का रहस्य और कई ज्यादा और गुना और हो सकता है। उसको लेके कई जानकारियां सामने आ सकती है। पीएम मोदी जी के आने के बाद जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम मंदिरों के निर्माण के लिए लाए गए पत्थर सहित अन्य सभी बिंदुओं पर विस्तार से सर्वे करेगी और जानकारी जुटाएगी। जागेश्वर मंदिर समिति भी इस बात से खुश है कि जागेश्वर धाम देश में ही नहीं अब दुनिया में भी प्रसिद्ध हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। इधर पौड़ी गढ़वाल के किन गौड़ी खाल के जनता इंटर कॉलेज में एक शख्स ने 52 लाख से ज्यादा की धनराशि से काम करवाया। दरअसल गजेंद्र सिंह रावत इसी कॉलेज से पढ़ चुके हैं, जिसके बाद कई सालों से सरकारी सेवा में और फिर दिल्ली में अपना बिजनेस शुरू किया। जिसके बाद उन्होंने इस कॉलेज यानी कि जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी उस कॉलेज की तस्वीर बदलने की कोशिश, यहां पढ़ने वाले बच्चों को इसका लाभ मिल सके। दिल्ली से गांव पहुंचने पर ग्रामीणों और कॉलेज प्रबंधन ने उनका स्वागत किया। मानना है कि अगर आप कमाते हैं और ये समाज आपको कुछ देता है, आफ्टर ऑल समाज की दुआओं से आदमी बड़ा होता है, कुछ कर पाता है लाइफ में, तो समाज की दुआ, जिस समाज की दुआ लगी हो उसको वापस देना हमारा कर्तव्य बनता है।
उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। हालात ये हैं कि प्रभारी प्रिंसिपल के बहिष्कार के बाद अब स्कूलों का मुखिया बाबुओं को बनाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के अधिकतर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल सालों से प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन कई मांगों को लेकर प्रभारियों ने प्रधानाचार्य का जिम्मा छोड़ दिया है। प्रभारी प्रधानाचार्यों के इस कदम से राज्य सरकार के अधिकतर इंटर और हाई स्कूल अनाथ हो गए हैं। हालात तो इस कदर खराब है कि अब कई स्कूलों में प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी मिनिस्ट्रियल स्टाफ को दी जा रही है, जिससे अजीब से हालात पैदा हो रहे हैं। क्या हो रहा है? कतिपय खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा बिना शासनादेशों का नियमानुकूलन किए विद्यालय में कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों को प्रधानाचार्य का प्रभार दिया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है और वो इस राज्य की अवधारणा के भी खिलाफ है कि हम किसी संवर्ग विशेष को तोड़ने के लिए किसी दूसरे संवर्ग का सहारा लेके विद्यालय का संचालन कराएं। आप इसके कार्मिकों को जो है कि अपने विद्यालय के अपने क्षेत्र के विद्यालय का संचालन करने हेतु जो है कि कार्य दायित्व सौंपा है। क्योंकि विद्यालय के कार्य जो है काफी प्रभावित होते हैं, विभाग की डाकें आ रही है, उसका समय अंतर्गत जो है उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। मिनिस्ट्रियल फेडरेशन का कहना है कि बाबुओं को प्रिंसिपल का काम देना नियमों के खिलाफ है, साथ ही इससे स्टाफ पर भी दबाव बढ़ जाता है। असल में प्रधानाचार्यों के सैकड़ों पद तो सालों से खाली हैं, तो वहीं हजारों टीचर का भी अभाव है। ऐसे में प्रभारी प्रधानाचार्यों के बहिष्कार ने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बेपर्दा कर डाला है। ये बात अलग है कि शिक्षा मंत्री जल्द ही सीधी भर्ती से इस कमी को दूर करने का दावा कर रहे हैं। अभी प्रभारी प्रिंसिपल से कल हमारी बात हो गई है और सबने आप चार्ज ले लिया है और बहुत जल्दी आप 50% प्रधानाचार्य आप जो है लोक सेवा आयोग से आ जाएंगे, क्योंकि हमने अध्याचन भेज दिया है। प्रधानाचार्यों की बहुत दिक्कतें थी, लेकिन वो भी आप कैबिनेट से सॉर्ट आउट हो गए। उत्तराखंड शिक्षा विभाग पर मंडराए संकट की सबसे अधिक मार दूर दराज के स्कूलों पे पड़ रही है। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी ने छात्रों के भविष्य को संकट में तो डाला ही है, साथ ही अब मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। अब जहां प्रभारी प्रिंसिपल पहले से ही आंदोलन की राह पर हैं, तो मिनिस्ट्रियल फेडरेशन भी अब सड़कों पर उतर सकता है। देहरादून से भारती के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।